ये बिल लाए थे बीजेपी इसलिए कि लोग विपक्ष इससे नाराज हो जाए और इसके खिलाफ वोटिंग करे और फिर दुनिया को दिखाएं कि देखो ये सारे विपक्ष हैं, ये महिलाओं के खिलाफ है और हम महिलाओं के समर्थन में। बैसाखी वाला रूट इस कदर दिखाया जा रहा है कि उनको फील कराया जा रहा है कि आप हैंडीकैप हैं, चलाएंगे हम। मतलब पुरुष महिलाओं को जरूर आगे करेगी, लेकिन पीछे से प्रधान जी उसके पति ही कहलाएंगे। कह तो रहे हो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसकी आड़ में आप देश के अंदर परिसीमन करना चाह रहे हो, वो भी 2011 या 2013 की जनगणना के अनुसार। आपका और मजेदार बात इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो है बिल में संशोधन की बात चल रही है। कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी पक्ष में संशोधन की बात करिए, विरोध की बात क्यों नहीं कोई कर रहा है। मैं मोटिव पे आता हूँ कि बीजेपी ये चाहती है कि इसको पूरे देश में लेके जाएंगे और बंगाल का चुनाव है या तमिलनाडु का चुनाव है, उसमें ये घोषित करेंगे कि ये इन्होंने महिलाओं को जो 2029 में आरक्षण मिलना था उसमें इन्होंने पंगा डाल दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2026 में लोकसभा में जाते ही 3 दिन की बहस के बाद आखिर क्यों गिर गया। वर्षों से इस पे बहस चल रही है, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। ये बिल बहुत अहम बताया जा रहा था। वहीं खास तौर पे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां काफी विरोध हो रहा था। इसमें क्यों हो रहा था, क्या कारण है, इस पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रकाश मेहरा है उत्तराखंड से, वाणी जी है दिल्ली से और मनोज स्वराज जी है उत्तर प्रदेश से। भारत के 3 अलग अलग हिस्से से लोग जुड़े हुए हमारे मुख्य अतिथियों से हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसी राज्य की नहीं पूरे देश की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश जी से। प्रकाश जी, ये बिल क्या है, क्या इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% महिलाओं को आरक्षण देने की जहां पर बात की गई थी 2023 में जब इस बिल को लाया गया था, हालांकि पास हुआ था पर उसको लागू नहीं किया गया था, जिसके तहत अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत सरकार की योजना ये है कि हम 33% आरक्षण लेके आए और परिसीमन की जो व्यवस्था है वो लेके आई है, जिसमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव होंगे। एक तो लोकसभा में जो सीटें हैं वो अधिकतर बढ़कर, जैसे उत्तर प्रदेश में 60 सीटें हैं तो वो सीधे बढ़कर 80 सीटें हैं तो सीधे बढ़कर 120 हो जाएंगी। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं तो वो सीधे बढ़कर 8 हो जाएंगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जैसे दक्षिण भारत की आपने बात की, तो दक्षिण भारत में भी यही ग्राफ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी दौर के बीच इस पर विशेष चर्चा करना कहीं ना कहीं ये विपक्षी दलों के लिए भी चिंता का विषय है और उन तमाम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है, ताकि लोगों पर इसका असर ना पड़े। इसका फायदा किसको होगा? सिर्फ उन्हीं पार्टियों को होगा जिसको अपना फायदा दिख रहा है उसमें। और अगर सरकार की ऐसी ही मंशा थी कि 33% महिलाओं को आरक्षण देना है तो इससे पहले भी ये इसको लागू कर सकते थे। इसीलिए विपक्ष नाराज है और विपक्ष को इस बिल को पास करने के लिए 2/3 बहुमत इसीलिए चाहिए क्योंकि अधिनियम का अगर किसी भी तरह का कोई भी संशोधन होता है तो उसमें एक पैराग्राफ होता है, एक आर्टिकल होता है कि उस आर्टिकल के तहत उस अधिनियम में अगर कोई बदलाव करना है तो 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जिसमें से 298 पक्ष के उसमें रखे गए थे, वोटिंग हुई थी और 230 जो कि विपक्ष ने इसके खिलाफ वोटिंग की थी। तो कहीं ना कहीं ये बिल पूरी तरह से गिर गया और राज्यसभा में जाने से पहले गिर गया। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस बिल का इतने लंबे समय तक संघर्ष होना और आके फिर गिर जाना, और कांग्रेस भी इस चीज को कह रही थी अभी कि ये देखना पास नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये 29 तक खींच के ले जाएंगे इलेक्शन तक। क्या कहेंगे आप? ये जो बिल आया था ये अमेंडमेंट के लिए आया था। एक बिल होता है संशोधन के लिए आया था और एक बिल होता है जो ऑलरेडी 2023 का बिल था, उस समय पास किया गया था 2/3 मेजोरिटी से, और एक दिन पहले ही उसको जैसे इनको पता चला कि ये गिर सकता है तो वो बिल भी खत्म हो जाता है। इसलिए इन्होंने रात के 1:30 बजे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लागू कर दिया है। इट मीन्स कि ये जो रिजर्वेशन का बिल है ये तो आ गया है लेकिन इसका अमेंडमेंट गिर गया है। तो ये करेक्शन था जो शायद प्रकाश जी ने बोला कि लागू नहीं हुआ, लागू हो चुका। परिसीमन वाला जो मेन था ये इसी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बिल था 2023 वाला वो लागू हो गया है देश में। अब जो परिसीमन होगा उसके बाद होगा। असल में क्या किया गया कि 2 और मुद्दे थे, परिसीमन का मुद्दा लेकर इस बिल के साथ जोड़ा गया और 3 बिल को एक साथ लाया गया। तो कहने को ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम था लेकिन ये बिल
मेन जो विपक्ष का जो कहना था उसका ये कहना था कि भाई आप इस बिल की आड़ में कह तो रहे हो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसकी आड़ में आप देश के अंदर परिसीमन करना चाह रहे हो, वो भी 2011 या 2013 की जनगणना के अनुसार, आप करेक्ट कर लेना स्टेट को, तो 11 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब जनगणना हो ही रही है तो इसके बाद परिसीमन अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जाति आधारित जनगणना। ये विपक्ष का कहना था। सत्ता पक्ष का कहना था कि हम इसे जल्दी लागू करना चाह रहे हैं जिससे महिलाओं को जल्दी अधिकार मिले। तो ये अलग अलग काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट थी, लेकिन इस बिल की जरूरत बीजेपी को पता था कि ये गिरेगा, और बीजेपी ने प्लान करके से सदन में ला। बीजेपी को पता था गिरेगा और वही आगे भी ला रहे हैं। हाँ, इसलिए ला रहे थे क्योंकि ये बिल महिलाओं के लिए नहीं था पहले, लेकिन इसे पोर्ट्रे किया जाएगा महिलाओं के लिए। ये बिल लाए थे बीजेपी इसलिए कि लोग, विपक्ष इससे नाराज हो जाए और इसके खिलाफ वोटिंग करे और फिर दुनिया को दिखाएं कि देखो ये सारे विपक्ष हैं ये महिलाओं के खिलाफ है और हम महिलाओं के समर्थन में हैं। तो ये अजब सी नूरा कुश्ती चल रही है। इसमें ना बीजेपी को पास कराना था ये, ना कांग्रेस का मतलब था, क्योंकि उनके राज्य में कई बार बिल की प्रतियां फाड़ी गई हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने आके वेल में आके बिल को फाड़ दिया गया कई बार। वो ऐसा करते रहते हैं कि महिलाओं को दिखाएं कि भाई हम तुम्हारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, और फिर उन्हीं में से कोई आदमी आता है फाड़ देता है। तो ये चलता रहता है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है। इसमें आपको ये दिखना चाहिए कि हम महिलाओं के समर्थक हैं, लेकिन असल में आप महिलाओं के समर्थक हैं, आड़ में आप राजनीति करते हैं। अब ये बीजेपी चाहती है कि, मैं मोटिव पे आता हूँ, कि बीजेपी ये चाहती है कि इसको पूरे देश में लेके जाएंगे और बंगाल का चुनाव है या तमिलनाडु का चुनाव है उसमें ये घोषित करेंगे कि ये इन्होंने महिलाओं को जो 2029 में आरक्षण मिलना था उसमें इन्होंने पंगा डाल दिया। ये मोटी कहानी है, लेकिन बात इससे कहीं दूर तक जाती है। रिजर्वेशन की बात करते हैं आप। अगर आपका प्रश्न होगा कि रिजर्वेशन सही है या गलत है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल बेइंतहा नालायक कदम था ये महिलाओं के लिए। अगर आप ये कह रहे हो कि रिजर्वेशन से लीडरशिप आ जाएगी, तो आप झूठ बोल रहे हो। रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रिजर्वेशन का उद्देश्य था गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को उठाना। आप ये चाहोगे कि रिजर्वेशन से लीडरशिप निकले, तो आप इस देश का नाश कर दोगे, इस पूरे तंत्र का नाश कर दोगे, राजनीति का नाश कर दोगे। अभी अगर आप कहो फौज के अंदर 5 फीट 6 इंच का जवान चाहिए और 5 फुट 4 इंच का जवान रिजर्वेशन के जरिए भेज दो, क्या लड़ पाएगा वो फौज में? जो लीडरशिप होती है वो देश को नेतृत्व देती है। रिजर्वेशन लोगों के लिए, उसके लिए था कि वो किसी गरीबी में, कमजोरी में, किसी वजह से उसकी वो कमजोर रह गया, तो कमजोर आदमी को सहारा देने के लिए है, उसको नेतृत्व देने के लिए नहीं है। रिजर्वेशन को से अगर नेतृत्व, महिला का नेतृत्व निकालोगे, तो वो महिला कैसी निकलेगी? महिला रिजर्वेशन से जो आएगी, अभी जो महिला निकलती है वो मायावती निकली, या वो इंदिरा गांधी निकली, या अभी वो जो रेखा गुप्ता निकली, या अभी और कोई सुषमा स्वराज निकली, ये कोई रिजर्वेशन से निकली है? ये स्ट्रांग महिलाएं थी, ये पुरुषों से लड़के आई हैं। तो ये है लीडरशिप वो जो संघर्ष से निकले, लीडरशिप वो जो ताकत से निकले, लीडरशिप वो जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बैसाखी से लीडर लाओगे क्या? रिजर्वेशन की बैसाखी से लीडर लाओगे, वो देश को चलाएगा? वो रिजर्वेशन से आई हुई महिला चलाएगी? जिसको साइन करना नहीं आता, प्रधान बन जाती है और पति उसका चलाता है। ऐसा लोकतंत्र चाहते हो देश के अंदर? काय को रिजर्वेशन ला रहे हो? जब संविधान सभा में बहस हुई तो शायद कुछ लोग रिजर्वेशन के समर्थन में थे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसमें से ज्यादातर लोगों ने, शायद बाबा साहब रहे हो समर्थन में, लेकिन उन्हें भी बाद में पता चला कि यार ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये गलत चीज कर रहा हूं मैं। 10 साल के लिए दो इसको, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 10 साल के लिए क्यों दिया गया भाई? पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए इसलिए दिया गया, चलो अभी उस समय दिक्कत थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी समुदाय का हक मारा जाए, किसी को बहुत दबा रखा है, कुचल रखा है, तो उसको भी एक मौका मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीडरशिप, आपको लीडरशिप निकालोगे रिजर्वेशन से, इस देश का नाश कर दोगे। कमजोर पहलवान को भेजोगे अगर आपको देश को नेतृत्व देना है? बिल्कुल नहीं। भेजोगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी टॉप क्लास की, आपकी जहां कंपटीशन हो, जहां देश को चलाने की बात हो, वहां किसी कमजोर आदमी को भेजोगे सिर्फ ये करके? किसी हवाई जहाज चलाने वाले को, जिसमें हवाई जहाज अच्छी तरह से चलाता है, उसको भेजोगे कि, या उसको भेजोगे कि यार जहां एक तरफ कहते हैं कि ये आरक्षण से जो है जो विकास है, विकास बहुत नीचे हो रहा है। हाँ। लोगों में वो सीढ़ी नहीं पहुंच पा रही है, और दूसरी तरफ इतने लेवल पे हम बैठाने की बात करते हैं आरक्षण। देखो, आपको आरक्षण को दो तरह से समझना होगा। आप अभी ये मत बता लेना कि मैं आरक्षण का विरोधी हूँ, मैं पूरा समर्थक हूँ आरक्षण का, लेकिन आपने तथ्य रखा है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आरक्षण कहाँ चाहिए? किसी नौकरी में आप आरक्षण दो, नौकरी में आरक्षण को कोई समाज दबा हुआ उसको आने ही नहीं दे रहे हो आप, तो नौकरी के अंदर नौकर को बनाओ ना आरक्षण, मालिक नहीं बनेगा आरक्षण से। नौकर जो देश, ये जो नेता हैं, आप मानो या ना मानो, ये देश के मालिक है, नीति निर्धारक हैं। ये रिजर्वेशन से नहीं आने चाहिए। बाबा साहब किसी रिजर्वेशन से नहीं आए थे,
कहीं ना कहीं हाँ। ये जो पॉलिटिशियन है हाँ। ये आरक्षण को संतुलित करना नहीं चाह रहे। आरक्षण उन लोगों को देना चाहिए जो गरीब तबके से, जो योग्य है, उसके जिसको आवश्यकता है, लेकिन ये लीडरशिप ही बना रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस देश को राजनीति के इर्द गिर्द ही रखना चाहते। किसी को विकास से कोई मतलब नहीं है, किसी को ऐसे व्यक्ति के समाज में जरूरत नहीं है जो कि गरीबों की बात करे। ये सिर्फ पॉलिटिशियन के आसपास घुमाना चाहते हैं और उसमें भी आरक्षण लाके कहीं ना कहीं अपंग बनाना चाहते हैं। प्रकाश जी क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही कही मनोज जी ने। जिस तरह से आरक्षण की बात की, तो आरक्षण जिस तरह से लागू करने की बात की है, सही कहा कि अगर कोई किसी को साइन करने ना आ रहे हो, किसी का प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है, बीवी आपकी प्रधान बनी है और साइन कोई और कर रहा है, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। और मजेदार बात इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो है बिल में संशोधन की बात चल रही है। कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी पक्ष में संशोधन की बात करिए, विरोध की बात क्यों नहीं कोई कर रहा है? जिस बात को आप नोटिस करने वाला बात है मनोज जी कि इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, संशोधन वाली बात कर रहा है। मजे की बात देखो, फिर के चाहे पक्ष और विपक्ष हो, एक ही बात रख रहे हैं। हाँ, कोई सच बात तो बोलेगा नहीं, क्योंकि ये देश पागलों की, मुझे लगता है पागलों के हाथ में देश है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो कल तक बिल फाड़ रहे थे वो आज कह रहे हैं हम सबसे आगे हैं, मुसलमान महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। वो अखिलेश यादव उठ के आए, जिनकी पार्टियां फाड़ रही थी बिल, जो महिलाओं के सख्त खिलाफ थे। कम से कम वो जो फाड़ रहे थे, कम से कम सच्चा करेक्टर तो था। अब तो झूठ कर रहे हैं, सब झूठ है। बीजेपी झूठ, कांग्रेस झूठ, सपा झूठ, बसपा झूठ। किसी माई के लाल ने आके ये नहीं कहा कि क्या जरूरत है महिला रिजर्वेशन की। धीरे धीरे बढ़ी है ना महिला, पहले 10-12 थी, फिर 15 हुई, फिर 25 हुई, 75 हुई। योग्य होगी तो अपने आप जगह ले लेगी, अपनी दम से आ रही हैं और आएंगी। आज बच्चियों ने किसी रिजर्वेशन से लड़कों से ज्यादा अंक आए हैं, 10वीं 12वीं में टॉप किया है किसी रिजर्वेशन 500 में से 499। हाँ, किसी रिजर्वेशन से आई हैं। आप उनके मालूम है क्या करो, रिजर्वेशन के बाद है ना एक आदमी हे दस्ती से देखता है, अरे तू रिजर्वेशन वाला है। कहते हैं, मानो या ना मानो, लोग कहते हैं कि भाई आपने उनके महिलाओं के माथे पर कलंक लगा दिया कि ये महिलाएं कमजोर हैं और ये रिजर्वेशन वाली हैं। उसके योग्यता को कहीं ना कहीं आप एक बंधन में बांध देते हो। हमारे साथ एक नारी शक्ति की बात हो रही है। मैं वाणी जी के पास जाना चाहूंगा। वाणी जी ये बताइए, वो थोड़ा आप इधर आ जाइए, वास्तव में क्या लगता है ये जो आरक्षण दे रहे हैं, क्या महिलाओं को इसका लाभ मिलता है? देखिए सुशील जी, आपके दर्शकों को पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैं भी एक महिला हूँ और बहुत अच्छा जो डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है महिला के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर जो है, जो बोला गया है, हमने काफ़ी जगह सुना है, पार्टी के द्वारा ही सुना है, जो दिखता है वो बिकता है, पर ऐसा हो कुछ भी नहीं रहा है, हो कुछ और ही रहा है। क्या हो रहा है? पुरुष प्रथा से बाहर नहीं आ पा रहा है देश। पुरुष प्रथा, ये मानसिकता सच कारण बाहर नहीं आ पा रहा है। कैसे क्या नहीं आ पा रहा है, मतलब महिलाओं को काबिलियत के तौर पर या रिजर्वेशन के तौर पर ये लड़ाई तो बात की है, नारियां आ रही हैं आगे, लेकिन उनको जो है बैसाखी वाला रूट दिखाया जा रहा है। इस तरीके से बैसाखी वाला रूट इस कदर दिखाया जा रहा है कि उनको फील कराया जा रहा है कि आप हैंडीकैप हैं, चलाएंगे हम। मतलब पुरुष महिलाओं को जरूर आगे करेगी, लेकिन पीछे से प्रधान जी उसके पति ही कहलाएंगे। बिल्कुल। तो पुरुष प्रथा से बाहर नहीं आ पा रहा है देश। विकसित भारत के रूप में जो निर्माण होना चाहिए, डिस्कवर होना चाहिए, वो अभी तक अच्छे निर्माता के रूप में हमारा जो भारत नहीं विकसित कर पा रहा है। हो कुछ भी रहा है, मतलब मुर्मू जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, उनको किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, वो पढ़ी लिखी भी हैं, वो आई हैं आरएसएस से हैं, क्योंकि है आरएसएस से, भाजपा से, इसलिए उनको किसी भी रिजर्वेशन की किसी भी काबिलियत को प्रूव करने का नहीं मांगा तो खैर एक अलग मैटर हो गया। वो हर विभाग से, हर उसमें जो टैलेंटेड है वो आ रहा है, आगे आना चाहिए। पर सवाल है यही, आपने जो मुख्य बात यही बताई कि बैसाखी वाली बात है कि महिलाओं को आगे तो कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये वो पुरुष जो है, जैसे अभी प्रकाश जी ने भी बताया था कि 850 तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से अगर ये परिसीमन वाली बात आएगी तो कहीं ना कहीं विकलांगों को बढ़ाया जाएगा और देश को भी विकलांग बना दिया जाएगा। मुझे इस बात पे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा और वास्तव में ये मुद्दा उठना चाहिए था संसद में। संसद में ना उठ के आज मुझे सड़कों पे उठाना पड़ा, क्योंकि ये सड़कें ही ये मुद्दा उठाती है और आम लोगों को जगाती है। बाकी आप सभी अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।